Hello student, welcome to the science classes by Premlata. I hope you all are well. विंटर्स आपकी कैसे जा रही हैं? विंटर्स में मज़ा बहुत आता है क्योंकि रजाई में पढ़ने का मज़ा ही अलग होता है। चलो, लेकिन आप पढ़ाई का नाम ही लिया है तो हम आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो क्लास 8 का यूनिट 8 है, फोर्स एंड प्रेशर। लेट्स स्टार्टेड। फोर्स और प्रेशर होता क्या है? सबसे पहले हम फोर्स टॉपिक पे आएंगे। फोर्स का मतलब क्या है? फोर्स इज अ पुश और पुल। पुश का मतलब होता है कि हमने किसी चीज को धक्का दिया, पुल का मतलब होता है हमने किसी चीज को खींचा। तो यानी कि हम जब धक्का देते हैं या किसी चीज को खींचते हैं तो हमें फोर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी मॉल में गए और मॉल में जब हम गेट किसी का खोलते हैं या डोर किसी का खोलते हैं तो या उस पर लिखा रहता है कि आप पुश करिए या पुल करिए। तो पुल, आप जब उसको अपनी तरफ खींचते हैं तो पुल करते हैं, और या आप अपने अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि दूसरी तरफ जब डायरेक्शन में धक्का देते हैं तो उसको हम पुश कहते हैं। तो फोर्स, सिंपल सा डेफिनेशन है फोर्स का, वो है फोर्स इज अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करने को ही हम फोर्स कहते हैं। जैसे और एग्जांपल्स क्या क्या है उसके, जैसे आपने किसी चीज को पिक किया यानी उठाने में, लिफ्ट करने में, शट करने में, ये सारे फोर्स के एग्जांपल्स हैं। ओपन करने में, जैसे हम कभी आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स को ओपन करते हैं तो उसमें भी फोर्स लगता है ना, ओपनर से फोर्स लगता है। तो फोर्स हमारा क्या है? पुश और पुल। अब हम आगे जो फोर्स के बारे में ये पढ़ेंगे कि फोर्स किस वजह से और क्या क्या चेंजेस लाता है। तो सबसे पहले तो है कि फोर्स ड्यू टू इंटरैक्शन, यानी जब तक इंटरैक्शन का मतलब होता है जब किसी दो चीज को आपस में या पास में आते हैं और पास में आकर जब वो एक साथ काम करते हैं उसको हम इंटरैक्शन कहते हैं। जैसे अ कार पुश्ड बाय अ मैन, हम जैसे एक कोई आदमी है और उस कार को पुश कर रहा है तो वो एक मैन एक ऑब्जेक्ट हो गया, कार दूसरा ऑब्जेक्ट हो गई। वो दोनों आपस में जब इंटरेक्ट हुए, आपस में जब एक दूसरे के करीब आए और उन्होंने जब अपने हाथ का यूज करके उसको पुश किया तब जाके कार पुश हुई। ठीक है, ये इंटरेक्शन का एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल होता है, आपने देखा होगा जब बड़े बड़े डांस शोज या स्टेज शोज पे एक जरूर होता है ना, वो पंजाबियों में उसको दो गर्ल्स अपने आपस में हाथ पकड़ के और गोल गोल घूमती हैं, है ना। तो आपस में जब हाथ पकड़ के घूमती हैं तो वो दोनों एक दूसरे के हाथ खींचती हैं और घूमती चली जाती हैं। तो वो रोटेशन किसकी वजह से हो रहा है? फोर्स की वजह से, यानी कि वो एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के इंटरेक्शन में आ रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल, आप जैसे कोई अपना एक बैल है या गाय है, रस्सी बंधी हुई है गाय पर और वो खींच रहा है, एक आदमी खींच रहा है, या ऑक्स या गाय उसको उस आदमी को अपने तरफ खींचती है, आदमी गाय को अपनी तरफ खींचता है। तो ये भी क्या है? एक दोनों के बीच में रोप के द्वारा एक इंटरेक्शन है, बाय रोप एक इंटरेक्शन बन रहा है, वो आपस में दोनों पास पास आ रहे हैं। तो इस इंटरेक्शन की वजह से भी फोर्स का यूज होता है। तो ये हो गया इंटरेक्शन, यानी फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन। दो ऑब्जेक्ट के बीच का इंटरेक्शन फोर्स कहलाता है। फिर नेक्स्ट, और उसमें क्या है? एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स विल बी देयर। दो ऑब्जेक्ट होंगे तो ही इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का फोर्स होता है, यानी कि इंटरेक्शन रिजल्ट इन अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन से जो फोर्स आता है वो एक रिजल्टेंट फोर्स होता है। फिर नेक्स्ट है फोर्स जो एक्सप्लोरिंग फोर्स होता है, एक्सप्लोर करना, यानी कि एक्सप्लोरिंग का मतलब होता है कि अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में दिया जा रहा हो तो सेम डायरेक्शन में अगर दो बॉयज एक ही बॉक्स को एक सेम डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं या सेम डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो उन दोनों बॉयज की जो फोर्स है अलग अलग फोर्स ऐड हो जाएगी। अगर एक
एक लड़का कोई बॉक्स को खींच रहा है और बॉक्स हैवी है, तो वो उस बॉक्स को उस स्पीड से, या हो सकता है वो खींच भी ना पाए, क्योंकि अगर उसके फोर्स से हैवी है। अगर वही बॉक्स दो बॉयज एक साथ खींच रहे हैं तो वो उन दोनों की फोर्स ऐड हो जाती है, उन दोनों की ताकत ऐड हो जाती है, और वो आराम से उस चीज को खींच भी सकते हैं या उस चीज को पुश भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इन द सेम डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन में होता है तो फोर्स ऐड हो जाती है। नेक्स्ट है अपोजिट डायरेक्शन, जब हम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। जैसे मैंने अभी इंटरेक्शन का बताया था कि जब जो मैन है और या कोई गाय है, वो मैन गाय को खींच रहा है और खींचते वक्त मैन अपनी तरफ गाय को खींचता है और गाय मैन को अपनी तरफ खींचती है, तो क्या होता है कि वो दोनों अपने अपने फोर्सेस लगाते हैं, और इस फोर्सेस में क्या होता है, जिसका फोर्स ज्यादा होगा वो अपनी तरफ उसको खींचता ले जाता है। यानी कि जो नेट फोर्स होगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा फोर्स का, वही नेट फोर्स होता है। और इसमें क्या होती है, फोर्स ऐड ना होके डिफरेंस यानी माइनस होती है, और जिसका फोर्स ज्यादा होता है वो उसकी तरफ खींचा हुआ चला जाता है। तो अपोजिट डायरेक्शन मीन्स डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, दैट इज उस फोर्स को हम कहते हैं नेट फोर्स। जिस नेट फोर्स से दूसरा दूसरे को खींच के ले जाता है या धक्का देता है, ओके, दैट इज अपोजिट फोर्स। क्लियर? दूसरा जो आपके लिए बहुत इजी और सिंपल एग्जांपल है, जैसे टग ऑफ वार। आप वो खेलते हैं ना टग ऑफ वार, उधर से एक टीम ने रस्सी खींची, इधर से एक टीम ने रस्सी खींची, तो जिस टीम का फोर्स ज्यादा होता है वो उस टीम को जो विन हो जाता है और जीत के उस तरफ चला जाता है। तो ये भी एक एग्जांपल है अपोजिट डायरेक्शन का। फिर आता है अपोजिट फोर्स। अगर अपोजिट फोर्स इक्वल हो गई, यानी कि जितनी ताकत एक इंसान में है दूसरी ही उतनी ताकत दूसरे में है, तो एक चीज को जब वो खींचेंगे अपनी तरफ तो क्या होगा, वो ना इधर खींचेगी ना उधर, तो वो जो उसका जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, जीरो। यानी कि जब मोशन ही नहीं हुआ तो जीरो फोर्स हो जाएगा। यानी कि अगर फोर्स इक्वल होती है अपोजिट डायरेक्शन में तो नेट फोर्स जीरो हो जाती है। दैट इज अपोजिट फोर्स इज इक्वल देन फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू जीरो। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, अगर किसी फोर्स का डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो उस ऑब्जेक्ट पे उसका इफेक्ट भी चेंज हो जाता है। डायरेक्शन, जैसे मान लो कोई बॉल आ रही है, ठीक है, और बॉल फॉर एग्जांपल क्रिकेट का ले लो, अगर किसी बॉलर ने बॉल फेंकी और बैट्समैन ने वही फोर्सफुली उस बॉल को मारा, हिट किया, तो क्या होगा, वो उस बॉल का जो फोर्स होगा वो चेंज होके उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब कितना ज्यादा फोर्स है, कितना कम फोर्स है। अगर फोर्स क्रिकेट बॉल पे ज्यादा लगा तो वो छक्का भी जा सकता है, और क्रिकेट बॉल पे अगर फोर्स कम लगा तो हो सकता है वो कैच आउट भी हो जाए। तो ये जो मेन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का सबसे अच्छा एग्जांपल आपका क्रिकेट है। फिर आता है फोर्स का थर्ड, क्या है, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स मोशन के स्टेट को चेंज कर सकता है। जैसे अभी मैंने क्रिकेट में बताया कि अगर किसी क्रिकेटर ने बॉल को हिट किया और बॉल हिट करने पर अगर उसने बहुत स्लो से हिट किया, ठीक है, तो जो बॉल जिस स्पीड से आ रही थी तो वो उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, और जब बॉल फील्ड पर, कभी कभार आपने देखा होगा बॉल लुढ़कते फील्ड पे लुढ़कते थोड़ी देर बाद रुक जाती है, तो क्या होता है, फोर्स जो होता है वो क्या करता है, स्पीड को भी चेंज कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को या उसके मोशन को चेंज कर सकता है। पहले जैसे मान लो एक बॉल है, बॉल अगर रखी हुई है, मतलब उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है, तब हम उसको कहते हैं एट रेस्ट, यानी वो आराम की स्थिति में है। उस वक्त फोर्स हमारी क्या होगी,
जीरो होगी, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। तब क्या होगा, यानी कोई भी चीज रुकी हुई है तो वो क्या होती है, एट रेस्ट पे होती है, और उस वक्त उसकी फोर्स जीरो होगी। अगर मोशन नहीं है तो वो फोर्स जीरो, फोर्स तो है लेकिन कैसी फोर्स है, जीरो फोर्स है। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है कि फोर्स किस रेस्ट वाली पोजीशन पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो जीरो पोजीशन पे है, जीरो फोर्स में है। दूसरा है डिफ्लेक्ट करती है। अगर मोशन है और मोशन में डिफ्लेक्शन तो हो गई, जैसे अगर आपने क्रिकेट बॉल को जब हिट करते हैं तो वो एक ही लाइन में, तो स्ट्रेट लाइन में कभी कभार की बात है कि जाती है, वरना तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, नहीं अपना एंगल चेंज कर देती है। हो सकता है वो ऑफ साइड भी चली जाती है या ऑन साइड भी चली जाती है ना। डिफ्लेक्ट का मतलब क्या है, अपना एंगल चेंज करना, ठीक है, डिफ्लेक्शन होता है। फिर आता है चेंज इन स्पीड। स्पीड तो जाहिर सी बात है, अगर बॉल को तेज हिट किया फोर्स से तो स्पीड उसकी दुगनी हो जाएगी, और अगर आपने हिट धीमे से किया, बहुत हल्के हाथों से किया, तो वो बॉल वहीं पर रह जाएगी, उसका जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे किसमें है, चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ये जितने भी जो चेंजेस होते हैं मोशन में वो एट रेस्ट पे जीरो होता है, डिफ्लेक्शन में मोशन चेंज होता है, और मोशन की वजह से स्पीड भी चेंज हो सकती है। फिर आता है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स एक ऑब्जेक्ट का शेप तक चेंज कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी स्प्रिंग, आप जब स्प्रिंग को प्रेस करते हो तो स्प्रिंग का शेप कैसा हो जाता है, उतना ही कम हो जाता है, और जैसे आप उसको एक्सपेंड करते हो तो वैसे ही वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है। तो फोर्स की वजह से स्प्रिंग एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और फोर्स की वजह से स्प्रिंग एकदम एक्सपेंड हो जाती है। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जो फोर्स है वो इस शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी शेप को, उनका ऑब्जेक्ट्स का शेप चेंज कर सकता है। जैसे आपने अपनी मदर्स को देखा होगा आटा गूंथते हुए, तो वो जो उसमें जो डो बनाते हैं, डो की फिर क्या करते हैं, वो रोलिंग पिन से उसकी रोटियां बनाते हैं, तो शेप चेंज हो जाता है, एकदम फ्लैट और एकदम थिन रोटी बन के आती है। तो ये भी क्या है, फोर्स की वजह से होता है ना। स्प्रिंग का बता ही दिया। प्लास्टिक, हम प्लास्टिक को, जैसे आप कोई एक फ्लेक्सिबल रूलर ले लो या आप कोई रबर बैंड ले लो, तो आप उसको जैसे भी है अपनी फोर्स से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आज का तक हमने पढ़ लिया है। अब हम फोर्स के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे कि फोर्स किस किस टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। चलो हम फोर्स के टाइप्स पढ़ते हैं। देखो फोर्स जो है, एक होता है कॉन्टेक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स का मतलब, कॉन्टेक्ट का मतलब ही है कि जो किसी के कांटेक्ट में रहता हो, ठीक है। तो फोर्स टू टाइप्स का होता है, एक होता है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में दो तरह की फोर्सेस आती है, जो है मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन। कौन सी है, मस्कुलर फोर्स, और सेकेंड है फ्रिक्शन। और नॉन कांटेक्ट फोर्स में आती है तीन तरह की, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स and third one is gravitational force. रुक जाओ। फिर कांटेक्ट फोर्स, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मस्कुलर फोर्स के बारे में। मस्कुलर, जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है, मसल्स, जो फोर्स मसल से रिलेटेड होती है,
है ना, जो हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं उस मसल से जो फोर्स लगती है उनको हम मस्कुलर फोर्सेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो हमारी बॉडी के अंदर ही है, जैसे ब्रीथ। हम जब ब्रीथिंग करते हैं तो ब्रीथिंग करते वक्त क्या होता है कि हम अब एकदम गैस, जब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, अंदर लेने के से क्या होता है कि हमारा जो नॉस्ट्रिल से जब गैस अंदर जाती है तो हमारे लंग्स क्या होते हैं, एकदम से क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और जैसे ही हम गैस बाहर निकालते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाते हैं। तो वो लंग्स में क्या होता है, फोर्स लगता है, मस्कुलर फोर्स लगता है हमें ब्रीथिंग करते वक्त। या हम जब कुछ खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो हमारी जो है, आपने देखा हो एडम्स एप्पल ऊपर नीचे जाता है ना। तो वो किस वजह से, हमारी जो ऑसोफेगस है यानी हमारे जो फूड पाइप है, तो उसमें क्या है, मसल्स उस खाने को अंदर लेके जाती हैं, तो वो एक फोर्स लगाती है। ठीक है, तो जो मसल्स से फोर्स लगता है, जो मस्कुलर फोर्सेस होते हैं, जो हमें मसल्स फोर्स देती हैं, मसल्स से फोर्स मिलता है, उसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। हमारी एलिमेंट्री कैनाल, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है, वो फूड का जितना भी है मसल्स के थ्रू एक्सक्रीशन करती हैं, डाइजेशन करती हैं, वो सब क्या है, उसमें सब कुछ मस्कुलर फोर्स आता है। फिर उसके बाद आता है हमारा कौन सा फोर्स आता है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है, देखो फ्रिक्शन जो है वो दो चीजों के आपस में रगड़ने से आता है, यानी कि दो चीजों के आपस में इंटरेक्शन से फ्रिक्शन बनता है। जैसे हम जब चलते हैं, हमारी वॉकिंग में अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम वॉक नहीं कर सकते। आपने देखा होगा जब कोई स्लिपरी चीज होती है, स्लिपरी जगह होती है जहां हम स्लिप कर सकते हैं, वहां पर क्या है कि पैर रखते ही फिसल गए। क्यों फिसल गए, क्योंकि उस फ्लोर में और हमारे जो फुट है, जो शू हमने पहना है या जो हमने स्लीपर पहनी है, उन दोनों में इंटरेक्शन नहीं हुआ अच्छे से, और क्या वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स यानी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं बनी, है ना। जब फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि जो एक जो चीज नीचे है दूसरी ऊपर है, वो उन दोनों में अगर फ्रिक्शन बनता है तो चीजों को वो रोकता है, और अगर फ्रिक्शन नहीं बनेगा तो वो चीज नहीं रुकती है, वो अपने आप चलती चली जाती है। आपने देखा होगा कि स्केटिंग करते हैं, जो स्केटिंग करते हैं वो स्केट शूज पहनते हैं, और जो व्हील है वो स्लिप करके वो चलते चले जाते हैं। ऐसे हम शूज में नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो व्हील्स हैं वो क्या होता है, उनका मोशन बहुत ईजिली होता है, बहुत स्लिपरी मोशन होता है। लेकिन जब हम शूज पहनते हैं तो हमारा मोशन जो फुट का है वो इतना स्लिपरी नहीं होता है, तो तब फ्रिक्शन हमारे शूज में और जो नीचे जो भी रोड है, फ्लोर है, जो भी है, उसमें ज्यादा फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या आती है, जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आके जो भी है उससे हम किसी चीज को रेसिस्ट करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, तब फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होती है, प्रोड्यूस होती है। फिर आता है उसके बाद हमारा तीसरे चीज फ्रिक्शन, और फ्रिक्शनल फोर्स के बाद में एक चीज और मैं बताऊंगी, जैसे हम बाइसिकल चलाते हैं, है ना, जब हम साइकिल चलाते हैं तो पैडल चलाना बंद कर देते हैं, तो वो धीरे धीरे साइकिल क्या हो जाती है, अपने आप धीरे धीरे रुकने लगती है। तो वो किस वजह से, वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से रुकने लगती है। जैसे अगर कोई बॉल हमने यहाँ से एक दूसरे एंड पे फेंकी, और वो बॉल भी धीरे स्पीड से फेंकी, लेकिन धीरे धीरे वो बॉल भी क्या हो जाती है, एक टाइम पर आके रुक जाती है। तो वो इसलिए रुकती है क्योंकि वहां पर एक फ्रिक्शन है। कार का इंजन, जब तक हम कार को स्विच ऑफ नहीं करेंगे, या जब स्विच ऑफ करके हम अगर उसको ब्रेक्स पे, कहते हैं ना हैंड ब्रेक पे नहीं रखेंगे, तो कार भी कभी कभार लुढ़कती चली जाती है, रोलिंग, तब उधर उसमें फ्रिक्शन कम हो जाता है। उस फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए हम ब्रेक्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन, तो फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन, जो फोर्स स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए जिम्मेदार होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है, उसी को हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है, हमारी डायरेक्शन चेंज कर सकता है।
ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ठीक है। और ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही वर्क करेगा। फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा, सेम डायरेक्शन में कभी भी वर्क नहीं करता, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मस्कुलर फोर्सेस पे। तो आपका ये आ गया। मस्कुलर फोर्सेस की कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। मस्कुलर फोर्सेस का है जैसे ब्रीथिंग है, ठीक है, और एलिमेंट्री कैनाल है जिसमें सब डाइजेशन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क होता है, और फिजिकल वर्क होता है जो फिजिकल वर्क एनिमल करते हैं, बाय एनिमल, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स किसके हैं आपके, कुछ एग्जांपल्स ये आपके मस्कुलर फोर्सेस के हैं, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्सेस के क्या है, फ्रिक्शन फोर्सेस के एग्जांपल्स हैं जैसे रोलिंग बॉल, है ना, और बाइसिकल स्टॉप पेडलिंग, बाइसिकल, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं। फिर आते हैं हम कौन से, नॉन कांटेक्ट फोर्स, जो नॉन कांटेक्ट यानी जिसका हमारे बॉडी से कोई कांटेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो वो होते हैं नॉन, उसका सबसे पहला कौन सा है, नॉन कांटेक्ट फोर्स में सबसे पहला आता है मैग्नेटिक फोर्स। जैसे आप वर्ड से ही समझ रहे होंगे कि मैग्नेटिक फोर्स मतलब मैग्नेट, जो फोर्स मैग्नेट से होती है उसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। मैग्नेट क्या होता है, आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में कि मैग्नेट्स जो होती हैं उनके 2 डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, है ना। और उनमें ये भी पढ़ा होगा कि जब हम सेम पोल के मैग्नेट्स को एक साथ लेके आते हैं तो वो क्या करते हैं, रिपल करते हैं। और जब अपोजिट पोल्स के मैग्नेट साथ में आते हैं तो अट्रैक्शन होता है ना। जैसे अगर नॉर्थ नॉर्थ है तो रिपल्शन होगा, या साउथ साउथ है तो रिपल्शन होगा। अगर नॉर्थ साउथ है तो अट्रैक्शन होगा, और या साउथ नॉर्थ है तो अट्रैक्शन होगा। यानी अपोजिट पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट, एंड जो लाइक पोल्स होते हैं ऑलवेज रिपल्शन, ऑलवेज रिपल। सो अट्रैक्शन एंड द रिपल्शन बिटवीन द 2 मैग्नेट्स, वो फोर्स कहलाता है। अट्रैक्शन भी है तो भी फोर्स है, और रिपल्शन है तो भी फोर्स है। और क्योंकि मैग्नेट की वजह से हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। अट्रैक्शन भी मैग्नेटिक फोर्स हुआ और रिपल्शन भी मैग्नेटिक फोर्स हुआ, ठीक है। तो जैसे लाइक मैग्नेट्स, लाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट रिपल ईच अदर, लाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर, तो दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स। तो अट्रैक्शन भी जो है वो भी क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है, और रिपल्शन भी मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। और लाइक चार्ज, लाइक पोल्स है तो क्या होगा, रिपल होगा, और अनलाइक पोल्स हैं तो अट्रैक्ट होगा। ओके, सो मैग्नेटिक फोर्स इज नाउ ओवर। सो मैग्नेटिक फोर्स क्लियर हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स क्या है, जो मैग्नेट्स के थ्रू जो फोर्सेस लगती है, अट्रैक्शन रिपल्शन, दैट इज कॉल्ड मैग्नेट। इसमें हमने कोई भी हमारा कांटेक्ट नहीं है, ये सिर्फ मैग्नेट का मैग्नेट से कांटेक्ट है, इसीलिए इसको हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कह रहे हैं। दूसरा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिसिटी है ना, जो नाम से ही है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स, जो चार्ज बॉडी होती हैं और कौन सी होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कभी सर्दियों में बहुत होता है कि हम जब हेयर कॉम्ब करते हैं तो हमारा जो स्वेटर है वो बालों को अट्रैक्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि वो
चार्ज हो जाता है, वो पार्टिकल वो नेगेटिव या पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है ना। वो वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के, ये आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ये सब, तो वो अभी इतना डिस्कस करना नहीं बनता है। लेकिन क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, चार्ज बॉडीज होती हैं। जैसे हमारा स्वेटर चार्ज हो जाता है, कभी कभार आप जैसे सर्दियों में कंबल में लेट रहे होगे और उसमें थोड़ा सा जैसे गर्म हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, एकदम चिपकने लगता है कभी कभार, एकदम लाइटनिंग सी होती है, एकदम सी कोई आवाज सी आ जाती है, तो वो क्या होता है, वो चार्ज हो जाता है। इसकी वजह से ये इस तरह की चीजें होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं चार्ज बॉडी। द फोर्स एक्सर्ट बाय चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो फोर्स चार्ज बॉडी से दूसरी अनचार्ज या चार्ज बॉडी पर एक्सर्ट की जाए, उस पर फोर्स लगे, उसको ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। सबसे जो आप लोग बचपन से करते हैं, और एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, जैसे आपने स्केल, आपके बालों में ऑयल है या आपके बालों में ऑयल नहीं है, ऐसी हैं सिल्की हेयर्स हैं, सूखे बाल हैं, और आपने रूलर है ना, ऐसे रूलर को रब किया, रब करने के बाद आपने जो थोड़े छोटे छोटे जो पेपर्स हैं उनको टीयर करके, और फिर जब रूलर के ऊपर ऐसे लगा तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? पेपर चार्ज नहीं है, लेकिन क्या है, रूलर चार्ज हो गया है बाय द, क्योंकि हमारा जो हेयर्स है वो एज ए सिल्क का काम करते हैं, तो उससे चार्ज होकर वो क्या कर रहे हैं, दूसरे अनचार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये अट्रैक्शन, यानी कि वो जो है, जो पेपर पे जो रूलर है वो एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तक क्लियर हो गया। फिर आता है आपका नेक्स्ट आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल आपने सुना होगा ना कभी, जैसे अब जाहिर सी बात है, शॉर्ट वीडियोस तो बच्चे बहुत देखते हैं आजकल, तो आपने सुना होगा कि मून पे ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से बहुत कम है, वहां पर लोग उड़ते हैं। तो वो उड़ते हैं, सही बात है, वो उड़ते हैं, क्योंकि जो ग्रेविटी है हमारी अर्थ भी क्या है, हमें अट्रैक्ट करती है, और मून उतने हैवी चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर पाता। जब किसी चीज का अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगा तो उस बॉडी को वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। जिस बॉडी का अट्रैक्शन पावर कम होगा, यानी फोर्स कम होगा, तो वो कम अट्रैक्ट करेगी। तो क्या है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग सब क्या होता है कि वहीं अर्थ पर खड़े रहते हैं, फ्लोट नहीं करते हैं, है ना। लेकिन मून पे क्या है, हमारे अर्थ से 1/6 टाइम हम मून पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से हमारा जो वेट होता है 1/6 हो जाता है, और वहां पर हम या तो कभी कभार स्टेबल भी रहते हैं या उड़ते भी रहते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, द ऑब्जेक्ट और थिंग फॉल टूवर्ड्स द अर्थ। किस वजह से? क्योंकि वो अर्थ उसको पुल कर रही है। जब हम ऊपर से कोई चीज को ड्रॉप करते हैं तो वो ऊपर नहीं जाती है, कहाँ जाती है, नीचे ही अर्थ की तरफ आती है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ का फोर्स है वो इतना ज्यादा है कि चीजों को अपनी तरफ ही खींच लेता है। तो इसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो जो अर्थ की तरफ चीजें आए, जो अर्थ पुल करती है, उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आज जो फोर्स का टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझे सेंड कर सकते हैं, और इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।